गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए अभी हमारा टॉपिक चल रहा था विकलांग बालकों के, यानी संयुक्त संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विकलांग बालकों के लिए अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में हमारा चल रहा था टॉपिक कि विकलांग बालकों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय यानी UNCRC ये चल जाता ना हमारा UNCRC ये टॉपिक हमारा चल रहा था। UNCRC यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए बाल अधिकारों के लिए जो संरक्षण प्रदान किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उनके बारे में चल रहा था। और मैंने आपको इसके दो पॉइंट करा दिए, यानी जो इसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अभिसमयों में जो बाल अधिकार दिए गए हैं, बाल अधिकार और सुझाव दिए गए हैं, जो बाल संरक्षण हेतु जो बाल अधिकार और सुझाव दिए गए हैं उनको प्रस्तुत किया गया है कि सामान्य और विकलांग बालकों के लिए अधिकार एवं सुझाव किस प्रकार देने हैं, इस बारे में बताया गया है। तो इसमें 4 अभिसमयों को बताया गया है। जैसे अब पहले मैंने आपको करा दिया उत्तरजीविता का अधिकार, यानी उत्तरजीविता संबंधी अधिकार, सर्वाइवल रिलेटेड राइट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमारा था विकास संबंधी अधिकार, डेवलपमेंट रिलेटेड राइट, ये मैंने करा दिया। अब हमारा ये तीसरा पॉइंट है, आज तीसरा अभिसमय है सहभागिता का अधिकार, यानी सहभागिता संबंधी अधिकार, यानी पार्टिसिपेशन रिलेटेड राइट। आज हम आपको इसके बारे में अध्ययन कराएंगे कि ये सहभागिता का अधिकार बच्चों को मिलना क्यों जरूरी है। आज हम आपको इसके बारे में अध्ययन कराएंगे कि इसका अधिकार मिलना बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। अब देखिए बच्चों, इसमें हमारा आता है कि सहभागिता संबंधी अधिकार, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये बताया गया है कि बाल अधिकारों का वर्णन किया गया है कि इसके माध्यम से सामान्य और विकलांग बालकों के लिए प्रत्येक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता का अधिकार मिलेगा। यानी प्रत्येक बालक बालिका को, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विकलांग हो, सभी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक गतिविधि का अधिकार मिलेगा। इस प्रकार इन अधिकारों का वर्णन इसमें UNCRC के अंतर्गत इसमें सहभागिता संबंधी अधिकार में किया गया है। तो इसमें हमारा, अब आप हमारे इस पॉइंटों को लिखते जाइएगा। इसमें पहला पॉइंट है हमारा संघ का सदस्य बनने का अधिकार। इसमें पहला पॉइंट है संघ का सदस्य बनने का अधिकार, यानी संघ का सदस्य बनने का अधिकार। इसमें हमारा आता है राइट टू ज्वाइनिंग, या पॉइंट नोट करते जाइएगा, राइट टू ज्वाइनिंग membership of association, यानी संघ का सदस्य बनने का अधिकार। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक बालक बालिका को, यानी चाहे वो सामान्य हो या विकलांग हो, उसे किसी भी वैध संघ का सदस्य बन सकता है।
वो किसी भी वैध संघ का सदस्य बन सकता है। उसे इसमें पूरी छूट होगी, क्योंकि वैध का सदस्य बनने के बाद वह अपने हितों का संरक्षण कर पाता है। जब बालक या बालिका किसी वैध संघ का सदस्य बन जाता है तो वो अपने हितों की संरक्षण स्वयं कर सकता है। तो इस अधिकार में वह संघ की सदस्यता ग्रहण करने में तथा उसे त्यागने में पूर्ण स्वतंत्र होता है। उसे किसी भी तरह की कोई इसमें रोक टोक नहीं होती है। वह जब चाहे तो इस पद को छोड़ सकता है और जब चाहे तब इसको वो ग्रहण कर सकता है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और संयुक्त सरकार द्वारा वैध एवं उपयोगी संघों के निर्माण में इसके निर्माण में इसको सरकार द्वारा इसको सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। ये इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है सांस्कृतिक सहभागिता का अधिकार। दूसरा आता है हमारा सांस्कृतिक सहभागिता का अधिकार। सांस्कृतिक सहभागिता का अधिकार, ये हमारा दूसरा पॉइंट आता है। आप इसको नोट करते जाइएगा। राइट ऑफ कल्चरल पार्टिसिपेशन। सांस्कृतिक सहभागिता का अधिकार, राइट ऑफ कल्चरल पार्टिसिपेशन। प्रत्येक बालक को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार है। प्रत्येक बालक को, जैसे विद्यालय में विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय पर्वों पर या विभिन्न जयंतियों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उसमें सामान्य बच्चा हो या विकलांग हो, उसमें वह प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप वह इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी भाग ले सकता है। अब इसमें अगला आता है हमारा सामाजिक सहभागिता का अधिकार। तीसरा आता है हमारा सामाजिक सहभागिता का अधिकार। सामाजिक सहभागिता का अधिकार, राइट ऑफ सोशल पार्टिसिपेट। यानी सामाजिक सहभागिता का अधिकार, सामाजिक कार्यक्रमों में भी प्रत्येक बालक को भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। जैसे समाज में स्वच्छता का कार्य हो रहा है, वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है। समाज में स्वच्छता है, वृक्षारोपण है, विभिन्न प्रकार की सेवा संबंधी कार्यक्रमों का यदि आयोजन किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की भाग लेने सेवा संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो सभी बालक बालिकाओं को इसमें भाग लेने का अधिकार है। वो इसमें भाग ले सकते हैं और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बालकों का सहयोग भी अवश्य प्राप्त हो सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों पारिवारिक सहभागिता का अधिकार। नंबर 4, पारिवारिक सहभागिता का अधिकार। पारिवारिक सहभागिता का अधिकार, इसमें परिवार से संबंधित जैसे कि राइट ऑफ फैमिलियर पार्टिसिपेशन। इसमें बच्चों पारिवारिक सहभागिता का अधिकार से संबंधित परिवार के सदस्यों को विकलांग बालकों और सामान्य बालकों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
और इसमें समान रूप से पारिवारिक सहभागिता का अधिकार होना चाहिए। इन बालकों में सहयोग की भावना का विकास होगा, जिसमें इन बालकों के यानी परिवार भी सामान्य और विकलांग बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए उन्हें समान रूप से पारिवारिक सहभागिता उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे इस प्रकार के बालकों में सहयोग की भावना का विकास होगा और विकलांग बालकों में हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी, यानी विकलांग बालकों में हीन भावना का जन्म नहीं होगा। अब 5वां आता है हमारा शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता। यह आप लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ और आप ध्यान से सुनते जाइएगा। शैक्षिक गतिविधियों में सहयोगिता, शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। इसमें हमारा आता है शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता का अधिकार, यानी राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल एक्टिविटीज। यानी इसमें सभी सामान्य बालक और बालिकाओं को, सभी सामान्य बालक और विकलांग बालक बालिकाओं को पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं में समान रूप से सहभागिता का अधिकार प्राप्त होगा। इसमें सभी को समान रूप से सहभागिता का अधिकार होगा। इसके लिए शिक्षक को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संगठन, निर्धारण एवं संचालन के संदर्भ में सभी छात्रों के विचारों को जानना चाहिए, सभी छात्रों के विचार जानना चाहिए। इससे प्रत्येक छात्र को अपनी अभिरुचि के अनुरूप, यानी इसमें प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में सहभागिता के अवसर प्रदान होते हैं। इसीलिए इन सब बातों पर भी ध्यान रखना जरूरी है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है, छठा आता है। चलो हम ये बिगाड़ दे रहे हैं, आपने नोट कर लिए होंगे। अब मैं छठा आपको ऊपर दिखा रही हूँ, क्योंकि ये फिर नीचे का आपको दिख नहीं पाएगा। अब छठा पॉइंट लिखिए आप। छठा पॉइंट है हमारा राजनीतिक सहभागिता संबंधी अधिकार। छठा पॉइंट आता है हमारा राजनीतिक सहभागिता संबंधी, राजनीतिक सहभागिता संबंधी अधिकार, सहभागिता संबंधी अधिकार। ये लिखे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रिलेटेड राइट, यानी राजनीतिक संबंधी के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रिलेटेड राइट। इसमें बालकों को राजनीतिक सहभागिता से संबंधित इसमें कार्यक्रमों को संपन्न करने का अधिकार है। राजनीतिक कार्यक्रमों से संबंधित इसमें अधिकार प्राप्त है। जैसे विद्यालय में छात्र छात्राएं बाल संसद का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक विद्यालय में बालक बालिकाएं एक संसद का निर्माण कर सकते हैं तथा उसमें विद्यालय के उन्नयन के लिए
तथा उसमें विद्यालय के उन्नयन के लिए अर्थात विद्यालय की उन्नति के लिए अपने प्रस्ताव रख सकते हैं और उन्नयन के लिए प्रस्ताव पास करना तथा विचार विमर्श की प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। प्रत्येक बालक बालिका इसमें भाग लेकर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं, जिससे उनमें राजनीतिक सहभागिता संबंधी समझ भी उत्पन्न होगी कि राजनीति क्या होती है, इसके बारे में भी उनको जानकारी होगी। अब हमारा 7वां पॉइंट आता है वैचारिक गतिविधियों में सहभागिता का अधिकार। वैचारिक गतिविधियों में सहभागिता का अधिकार। सहभागिता का अधिकार। वैचारिक गतिविधियों में राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, right of participation in view, right of participation in view related activities, ये हमारा है 7वां पॉइंट। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये भी बताया गया है प्रत्येक बालक को विचार विमर्श संबंधी, यानी प्रत्येक बालक को विचार विमर्श संबंधी गतिविधियों में सहभागिता का अधिकार है। विचार विमर्श संबंधी गतिविधियों में भी सहभागिता का अधिकार है। जैसे विद्यालय में अनुशासन संबंधी नियमों के निर्धारण पर, विद्यालय में अनुशासन संबंधी नियमों के निर्धारण में विचार विमर्श की प्रक्रिया में प्रत्येक छात्र छात्रा को अपनी सहभागिता प्रस्तुत करने का अधिकार है कि वो अपना विचार कैसे प्रकट करें। तो इसमें प्रकट करने का विचार इस प्रकार की अनेक वैचारिक गतिविधियों में, इस प्रकार की विभिन्न गतिविधियों में, वैचारिक गतिविधियों में बालक बालिका इसमें भाग ले सकते हैं और ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। अब अगला आता है हमारा मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में। अब 8वां आता है हमारा मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में सहभागिता का अधिकार। सहभागिता का अधिकार, ये पॉइंट्स आप नोट करते जाइएगा। अब इसमें आता है राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, right of participation in entertainment related activities, entertainment related activities। ये आता है हमारा मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में। इसमें हमारा बताया गया है प्रत्येक बालक बालिका को मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में, प्रत्येक बालक बालिका को मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में सहभागिता का अधिकार है। इसमें भी सहभागिता का अधिकार है। जैसे विद्यालय व्यवस्था में अनेक प्रकार के खेल हैं, नाटक हैं और बाल सभा आदि का आयोजन होता है। विद्यालय में जो खेल, नाटक और बाल सभा जो आदि का आयोजन होता है, तो उसमें बच्चे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। ये और इसमें अपनी
छात्र इसमें बिना किसी भेदभाव के अपना प्रदर्शन प्रस्तुत कर सकता है। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया सहभागिता संबंधी अधिकार। अब हमारा ये पॉइंट हमारा पूरा हो गया। अब आपने ये नोट कर लिए होंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा है संरक्षण संबंधी अधिकार। चौथा पॉइंट है हमारा संरक्षण संबंधी अधिकार। ये हमारा है चौथा पॉइंट। ये हमारा तीसरा पॉइंट था सहभागिता संबंधी अधिकार। अब हमारा ये है संरक्षण संबंधी अधिकार। संरक्षण संबंधी अधिकार यानी प्रोटेक्शन रिलेटेड राइट। ये हमारा हो गया संरक्षण संबंधी अधिकार। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अभिसमयों में बालकों के संरक्षण हेतु जो अधिकार दिए गए हैं उनको सुरक्षित कैसे किया जाए, और इसमें सरकार द्वारा बालकों की किन किन परिस्थितियों में सुरक्षा करनी है। यानी सरकार द्वारा इसमें बालकों का किस किस प्रकार से बच्चों का प्रोटेक्शन करना है, यानी उसकी सुरक्षा करनी है, किन प्रकार से उसकी सुरक्षा करनी है, इसका वर्णन किया गया है। इन अधिकारों में इसका वर्णन किया गया है। अब इसके अंतर्गत मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको आप नोट करते जाइएगा। अब जैसे इसमें हमारा पहला आता है नकारात्मक व्यवहार से सुरक्षा। इसमें पहला आता है हमारा नकारात्मक व्यवहार से सुरक्षा, यानी बच्चों की सुरक्षा किस प्रकार की जाए। बाल अधिकारों के उसमें संरक्षण हेतु बच्चों की सुरक्षा किन किन तरीकों से की जाए। जैसे आता है हमारा नकारात्मक व्यवहार से सुरक्षा। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव बिहेवियर। यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव बिहेवियर, नकारात्मक व्यवहार से सुरक्षा की संयुक्त राष्ट्र के अभिसमयों के अनुसार प्रत्येक बच्चे को, यानी कोई भी संस्था, व्यक्ति एवं सरकार बालकों के साथ नकारात्मक व्यवहार नहीं होने देगी। यानी कोई भी संस्था या व्यक्ति या सरकार बालकों के साथ कोई भी नकारात्मक व्यवहार नहीं कर सकती, और यदि वो ऐसा करती है तो उसके लिए तो बालकों को इस प्रकार का अधिकार होगा कि वो अपने प्रति किए जाने वाले नकारात्मक व्यवहार के प्रति विरोध करें, और उस कार्य के लिए उस व्यक्ति के प्रति विरुद्ध कार्रवाई की मांग करें जो उसके प्रति नकारात्मक व्यवहार करता है। तो यानी इसमें बच्चे का कर्तव्य है कि वो उसके प्रति कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है यदि उसके साथ नकारात्मक व्यवहार कोई करता है, यदि उसके साथ नकारात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए अब हमारा अगला आता है शोषण से सुरक्षा का अधिकार। यानी इन बच्चों की इन सबसे रक्षा करनी चाहिए। शोषण से सुरक्षा का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार यानी कि राइट ऑफ प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन, राइट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण से बच्चे की रक्षा कैसे की जाए, जैसे उसके प्रति कोई भी शारीरिक या मानसिक शोषण ना हो, इसलिए उसकी रक्षा कैसे की जाए। तो प्रत्येक छात्र का ये अधिकार होगा कि वह शोषण से मुक्त रहे। प्रत्येक छात्र का ये अधिकार होगा कि वो शोषण से मुक्त रहे। इस अधिकार को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उन व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और बालकों का शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करते हैं। जो लोग बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो सकती है कानूनी कार्रवाई द्वारा। ठीक है, अब अगला आता है हमारा दुर्व्यवहार से संरक्षण का अधिकार। दुर्व्यवहार से संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का अधिकार दुर्व्यवहार से संरक्षण का अधिकार, राइट ऑफ प्रोटेक्शन, right of protection from abuse, कि दुर्व्यवहार से उनकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। प्रत्येक बालक को ये अधिकार होगा कि कोई व्यक्ति या संस्था उनके साथ दुर्व्यवहार ना करे, कोई भी संस्था या समाज उनके साथ दुर्व्यवहार ना करे। और इसके लिए सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से बाल अधिकारों का हनन ना हो, और यदि कोई ऐसा करता है और बालकों के द्वारा और किसी भी व्यक्ति के द्वारा बालकों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे इस कार्य से रोका जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब हमारा अगला पॉइंट आता है शरणार्थी बालकों के लिए विशेष सुरक्षा। शरणार्थी बालकों के लिए विशेष सुरक्षा का अधिकार, यानी जो बालक बाहर से आए हुए हैं उनके लिए विशेष सुरक्षा का अधिकार, प्रदान होना चाहिए। राइट ऑफ, यानी इसका आएगा हमारा स्पेसिफाइज protection specifies protection right for refugee children, यानी जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो परिवार बाहर से आते हैं उनके लिए रिफ्यूजी बालकों की सुरक्षा एवं संरक्षण का भी इसमें विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि अनेक स्थानों पर देखा गया है कि जो परिवार बाहर से आते हैं देशों से, उनके बालकों को बाल संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता। जो परिवार बाहर देशों से आते हैं उनके साथ बाल अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाता, इसीलिए वो उनका लाभ प्राप्त नहीं
ऐसे बालकों के अधिकारों के प्रति सरकार को जागरूक करना चाहिए, जिससे वो उनकी रक्षा कर सके। अब ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। अगला मैं आपको बता रही हूँ 5वां। ये हमारे इसी के अंतर्गत आ रहे हैं, संरक्षण संबंधी अधिकार के अंतर्गत ही आ रहे हैं। अब हमारा होगा 5वां पॉइंट। आप ये नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ, और समझा तो रही हूँ मैं आपके लिए, उसको सुनते जाइएगा। अब हमारा अगला आता है न्याय व्यवस्था संबंधी अधिकार। नंबर 5 आता है न्याय व्यवस्था संबंधी अधिकार। न्याय व्यवस्था संबंधी अधिकार, इसमें आएगा हमारा जुडिशियरी सिस्टम रिलेटेड राइट, इसके अंतर्गत हमारा आता है रिलेटेड राइट। न्याय व्यवस्था संबंधी यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बालकों के लिए पृथक न्याय व्यवस्था का अधिकार है। पृथक न्याय व्यवस्था का अधिकार है यदि उनके विरुद्ध आरोपों की सुनवाई सामान्य न्यायालयों में न होकर उनके प्रति जो उनके साथ अन्याय करते हैं तो उनके विरुद्ध आरोपों की सुनवाई सामान्य न्यायालयों में न होकर किशोर अपराध यानी उनकी सुनवाई सामान्य न्यायालयों में न होकर किशोर अपराध न्यायालयों में होगी, किशोर न्यायालय अपराधों में होगी, और उनके द्वारा किए गए अपराध की परिस्थिति एवं कारणों को देखा जाएगा। यानी उन्होंने कौन कौन से अपराध किए हैं तो उनके द्वारा उनके अपराधों को और उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, यानी परिस्थितियों एवं उनके कारणों को देखा जाएगा। उसके पश्चात इनको जेल में न रखकर बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। ठीक है ना, उनको बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। इसलिए न्याय व्यवस्था संबंधी अधिकार भी बालकों के संरक्षण हेतु बताया गया है। अब अगला आता है हमारा बाल श्रम से संरक्षण का अधिकार, यानी बाल श्रम से संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का अधिकार बाल श्रम से, ये राइट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। बाल श्रम से संरक्षण का अधिकार, राइट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। जैसे हम देखते हैं कि कुछ गार्जियंस अपने अपने बच्चों को किसी चाय की दुकान पर लगा देते हैं, कोई होटल में लगा देते हैं बर्तन धोने के लिए। तो यानी इसमें बाल श्रम से भी संरक्षण करना है बच्चों का, कि कोई भी अपने बच्चों को बचपन में काम पे न लगाए। जैसे बालकों को कारखाने एवं जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाए। बालकों को कारखाने एवं जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाए। यदि कोई बालक इस कार्य को व्यवस्था के आधार पर कर रहा है, यानी किसी ने उसको विवश किया है कि आपको ये काम करना ही है, यदि कोई बालक इस कार्य को व्यवस्था पूर्वक कर रहा है तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा कि उसने इनको बाल श्रम में क्यों लगा दिया, तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और बालक को ये कार्य के लिए विवश किया जाएगा। इस प्रकार सरकार द्वारा बालकों के इस अधिकार की सुरक्षा विविध कानून, और इस प्रकार बालकों के अधिकार की सुरक्षा विभिन्न कानून बनाकर की जा सकती है। ठीक है ना। अब हमारा अगला पॉइंट आता है हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। नंबर 7 आता है हिंसा से सुरक्षा का अधिकार।
हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, हिंसा से सुरक्षा का अधिकार यानी राइट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, हिंसा से राइट ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह स्पष्ट किया है कि विभिन्न प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों में बालकों को सर्वाधिक हानि होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह स्पष्ट किया है कि विभिन्न प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों से बालकों की सुरक्षा की हानि होती है और अतः इसलिए युद्ध के समय, गृह युद्ध के समय और आतंकवादी हमले के समय आदि में बालकों की विशेष सुरक्षा की जाए, बालकों की विशेष सुरक्षा करनी चाहिए। और इसके साथ साथ बालकों की घरेलू हिंसा, इसके साथ साथ बालकों की घरेलू हिंसा और संस्थागत हिंसा से भी रक्षा की जाए, जिससे बालक पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे और अपना अधिकार प्राप्त कर सके। अब अगला आता है हमारा पुनर्वास से सुरक्षा का अधिकार। पुनर्वास से सुरक्षा का अधिकार, पुनर्वास से सुरक्षा का अधिकार। पुनर्वास से सुरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम, राइट ऑफ यानी रिहेबिलिटेशन रिलेटेड राइट, रिहेबिलिटेशन रिलेटेड राइट यानी बाल पुनर्वास संबंधी अधिकार, यानी पुनर्वास संबंधी अधिकार, पुनर्वास संबंधी अधिकार। पुनर्वास संबंधी अधिकार में ये बताया गया है कि इनका इसमें संरक्षण इस प्रकार किया जाए कि सभी बालकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुनर्वास का अधिकार है। इन अवसरों पर यह देखा जाता है कि बालक हिंसात्मक गतिविधियों एवं शोषणात्मक गतिविधियों के कारण असहाय होकर वे समाज की विकासधारा से हट जाता है, इसीलिए हमें ऐसे बालकों को पुनः समाज एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। अब ये हमारा टॉपिक हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। इन सब चीज़ों से हमें क्या स्पष्ट हुआ? इन सब चीज़ों से हमें स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों के अभिसमयों में जो व्यापक रूप से प्रकट करने के लिए जो अभिसमयों को प्रस्तुत किया है, जो अभिसमयों को व्यापक रूप से प्रकट करने को प्रस्तुत किया है, इन अभिसमयों का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सभी बालक बालिकाओं को समान रूप से, सभी बालक बालिकाओं को चाहे वो सामान्य हो या विकलांग हो, सभी को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के विकास के अवसर प्रदान कराना है। इन अधिकारों में क्या बताया है कि सभी को अधिकारों के प्रति अवसर प्रदान कराना है और दूसरे शब्दों में बालक के कोमल मन को किसी प्रकार का आघात ना पहुंचे, इसके लिए संयुक्त
किसी प्रकार का कोई आघात ना पहुँचे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने इन अधिकारों को अभिसमों के माध्यम से प्रकट किया है और संपूर्ण विश्व के देशों के द्वारा और संपूर्ण विश्व के देशों से ये अपेक्षा की गई है कि वे अपने संपूर्ण विश्व के देशों से ये अपेक्षा की गई है कि वे अपने देश के सामान्य और विकलांग बच्चों के लिए सामान्य और विकलांग बालक बालिकाओं को समान रूप से अधिकार प्रदान करें, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। इसीलिए सभी देशों से ऐसा कहा गया है कि वो किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए, चाहे वो बच्चा सामान्य हो या विकलांग हो, सभी को अधिकार प्रदान करना है। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है बच्चों। धन्यवाद।